नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं नट, स्क्रू, बोल्ट आदि किसी को टाइट करने के लिए हम क्लॉकवाइज मूवमेंट और खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही क्यों अप्लाई करते हैं? क्या आप जानते हैं ट्रक के टायर को खोलने के लिए ड्राइवर एक रॉड पे क्यों खड़ा होता है? क्या आप जानते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं? क्या आप पलक झपकने के पहले फोर्स द्वारा किसी पॉइंट में लगने वाले मूवमेंट को पहचान लेते हैं कि वह क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? और क्या आपको पता है किसी पॉइंट के राइट हैंड साइड लगने वाले अपवर्ड फोर्स के द्वारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और डाउनवर्ड फोर्स के द्वारा क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होता है? और ऐसे ही बेसिक फंडे को जानने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट की। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स एंड इन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज मूवमेंट। किसी फोर्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट घड़ी की दिशा में प्रोड्यूस होता है तो हम इसे क्लॉकवाइज टॉर्क या आसान भाषा में क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। इसी तरह टर्निंग इफेक्ट घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मूवमेंट के दो एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट फोर्स, सेकंड मूवमेंट आर्म और लीवर आर्म। लीवर आर्म फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर ऑफ मूवमेंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। जैसा कि इस डायग्राम में फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस जगह पर है और सेंटर ऑफ मूवमेंट इस जगह पर है और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसे हम एक फ्री बॉडी डायग्राम से और बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हाथ के द्वारा इस लोहे की रॉड पर 10 किलोन्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर है, अर्थात इस फोर्स के द्वारा उत्पन्न होने वाला मूवमेंट इज इक्वल टू 10 इंटू 20 इक्वल टू 20 किलोन्यूटन मीटर हुआ। यही मूवमेंट इफेक्ट यदि स्टील रॉड में अप्लाई करना हो और फोर्स मात्र 1 मीटर पर लगा हो तो हमें फोर्स की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा और हमें 20 किलोन्यूटन का लोड एक अप्लाई करना पड़ेगा, सो डैट मूवमेंट इज इक्वल टू 20 इंटू 1 इक्वल टू 20 किलोन्यूटन मीटर। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं यदि फोर्स समान हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो हम टर्निंग इफेक्ट भी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल हमारे ड्राइवर भाई अपनी गाड़ी का टायर बदलने के लिए करते हैं और वह एक लंबी सी रॉड के आखिरी कोने में फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे टर्निंग मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। यदि यह टर्निंग मूवमेंट सफिशिएंट ना हो तो वह रॉड के आखिरी सिरे पर खड़े हो जाते हैं जिससे और फोर्स बढ़ाया जा सके और टर्निंग इफेक्ट बढ़ाया जा सके। यदि आप भी कोई नट ना खोल पाए तो आप भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ा दें और नट बहुत कम फोर्स से आसानी से खुल जाएगा। अब हम बात करते हैं कोई नट, स्क्रू आदि को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट ही क्यों अप्लाई करते हैं। प्रायः यह देखा गया है अधिकांश लोग राइट हैंडेड यानी सीधे हाथ का उपयोग करने वाले होते हैं और इसी कारण सीधे हाथ राइट हैंड द्वारा ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डिस्टेंस और एक कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने पर राइट हैंड द्वारा फोर्स बढ़ाकर हम टर्निंग इफेक्ट बढ़ा सकते हैं और नट को आसानी से टाइट कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रायः नट और स्क्रू को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट ही अप्लाई करते हैं। अब हम किसी पॉइंट पर फोर्स द्वारा उत्पन्न होने वाले मूवमेंट की डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट और ट्रिक को समझेंगे कि मूवमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इस कड़ी में हम फोर्स को एक एरो के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे एवं एरो के डायरेक्शन को हेड एवं उसके पिछले सिरे को टेल करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बीम का हाफ सेक्शन कंसीडर करेंगे जिसमें पॉइंट बी पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है एवं ए पॉइंट पर सपोर्ट रिएक्शन जनरेट हो रही है। अब हम सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे कि फोर्स एवं रिएक्शन के द्वारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो रहा है। इस कड़ी में हम ए पॉइंट पर लगने वाले रिएक्शन फोर्स को मूव करेंगे जिससे उसकी टेल बीम पर टच हो जाए और 90 डिग्री का एंगल बनाए
और 90 डिग्री जिस भी डायरेक्शन में बनेगा उस फोर्स द्वारा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट जनरेट होगा। यहाँ RA द्वारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट हो रहा है। अब हम बी पॉइंट पे लगने वाले फोर्स की टेल को बीम से टच करेंगे और फोर्स का बीम से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। इस केस में एंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, अतः फोर्स द्वारा क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी पॉइंट के राइट हैंड साइड में लगने वाले फोर्स ऑब्लिक रिएक्शन वह अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो तो उससे एंटी क्लॉकवाइज एवं वह डाउनवर्ड फोर्स यानी नीचे की तरफ हो तो उससे क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। इसी तरह यदि हम बीम का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कंसीडर करें और ई पॉइंट पे लगने वाले फोर्स का सी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैलकुलेट करें तो यह क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा एवं डी फोर्स द्वारा लगने वाला मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड लगने वाले फोर्स रिएक्शन अपवर्ड ऊपर की तरफ हो तो उससे क्लॉकवाइज एवं डाउनवर्ड फोर्स द्वारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। साइन कन्वेंशन ऑफ क्लॉकवाइज फोर्स किसी सेक्शन ऑब्लिक पॉइंट के राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स और लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स द्वारा हमेशा उस पॉइंट या सेक्शन पर क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा एवं किसी सेक्शन ऑब्लिक पॉइंट के राइट हैंड में अपवर्ड फोर्स और लेफ्ट हैंड में डाउनवर्ड फोर्स द्वारा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।